कुछ असंभव सा कार्य जब आप करेंगे तो खोने वाले खोने का पश्चाताप करेंगे। नमस्कार, मैं साहुल प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सहसंबंध। साइकोलॉजी से रिलेटेड सहसंबंध किसे कहते हैं। वैसे मोटी मोटा यदि समझे तो दो चल राशियों, वस्तुओं, घटनाओं या व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। मतलब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो घटनाओं में संबंध कैसा है, उसी संबंध का पता लगाना सहसंबंध कहलाता है। जैसे यदि ऐसे आप जैसे कहते हैं, सुनते होंगे कि जो बच्चे फिजिक्स में अच्छे हैं वो मैथ में भी अच्छे होंगे। इसका मतलब मैथ में और फिजिक्स में इन दोनों के बीच क्या है, कोरिलेशन, मतलब सहसंबंध है। इसलिए जो बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं वो फिजिक्स में भी अच्छे होते हैं। मतलब ऐसा कुछ हद तक होता भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता हो, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वही देखा जाता है। तो यानी मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में क्या है, आपस में सहसंबंध है। या फिर देखें शारीरिक विकास और मानसिक विकास। जैसे लोग कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मतलब यदि शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। यानी शारीरिक विकास और मानसिक विकास में क्या है, सहसंबंध है। ऐसे या फिर जो बच्चे क्रिकेट अच्छा खेलते हैं वो कबड्डी भी अच्छा खेलते हैं। ये सब मतलब इस तरह से अगर होगा तो कबड्डी में और क्रिकेट में क्या होगा, सहसंबंध होगा। और यदि इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा है लैथरॉप 1969 के अनुसार। दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को सहसंबंध कहते हैं। इन्होंने कहा कि दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को सहसंबंध कहते हैं। संयुक्त संबंध, दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को सहसंबंध कहते हैं। ऐसा लैथरॉप 1969 में कहा था। और एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन 1966। इन्होंने कहा कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चल राशियों में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना है। दो चल राशियों मतलब दो चल राशि है कोई, उनके बीच संबंध की मात्रा का पता लगाना किसका कार्य है, सहसंबंध का। ऐसा फर्ग्यूसन 1966 ने कहा था। कुल मिलाकर यदि इसके निष्कर्ष पर जाए तो वही होगा जो अभी हमने पहले बताया था कि दो चल राशियों मतलब जिसका मान परिवर्तित हो सके, दो चल राशियों, घटनाओं, वस्तुओं, विषयों आदि में जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को सहसंबंध कहा जाता है। और दो चल राशियों में सहसंबंध की मात्रा कितनी है, मतलब इसमें जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यहाँ तक कितना सहसंबंध है, इसकी मात्रा का पता लगाना क्या कहलाता है, सहसंबंध गुणांक। तो हम लोग देखेंगे सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार, वैसे सहसंबंध दो प्रकार का होता है। पहला मात्रात्मक या संख्यात्मक सहसंबंध। या संख्यात्मक सहसंबंध। और दूसरा है गुणात्मक सहसंबंध। सहसंबंध दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रात्मक या संख्यात्मक सहसंबंध और दूसरा गुणात्मक सहसंबंध। फिर मात्रात्मक सहसंबंध भी तीन प्रकार का है। मात्रात्मक सहसंबंध को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला है धनात्मक सहसंबंध,
धनात्मक सहसंबंध और दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध। और तीसरा है शून्य सहसंबंध। ये मात्रात्मक या संख्यात्मक सहसंबंध के 3 पार्ट है, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। फिर गुणात्मक के भी 2 प्रकार हैं, एक है रेखात्मक सहसंबंध और दूसरा है वक्रात्मक सहसंबंध। अब बारी बारी से एक एक को समझते हैं। पहले मात्रात्मक सहसंबंध में धनात्मक सहसंबंध क्या होता है। धनात्मक सहसंबंध 2 चर राशियों में जब ऐसा कुछ संबंध होता है कि पहली चर राशि के घटने से दूसरी चर राशि भी घटे, पहली चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि भी बढ़े, या पहली चर राशि के घटने से दूसरी चर राशि भी घटे, तो उस संबंध को, उन दोनों विषयों या घटनाओं के संबंध को क्या कहा जाएगा, धनात्मक सहसंबंध। जैसे यदि देखा जाए तो जिस क्लास में अगर कोई छोटे बच्चों का क्लास है, उसमें जितने ही अधिक बच्चे होंगे उतना ही अधिक शोर होगा, और जितने ही कम बच्चे होंगे उतना ही शोर कम होगा। मतलब बच्चों में और शोर करने में इनके बीच जो संबंध है वह कैसा है, धनात्मक है। जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही अधिक शोर होगा, या फिर आप समझ लें जितना ही अधिक पुष्प होगा उतना ही अधिक महकेगा। किसी भी तरह से उदाहरण आप ले सकते हैं धनात्मक संबंध का, या फिर आप ले सकते हैं शारीरिक विकास जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मानसिक विकास भी होगा। ये धनात्मक सहसंबंध के उदाहरण है। मतलब पहली चर राशि के बढ़ने से दूसरी भी चर राशि बढ़े, या पहली चर राशि के घटने से दूसरी चर राशि घटे, तो उन दोनों चर राशियों के बीच जो सहसंबंध होगा वह धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। ये रहा धनात्मक सहसंबंध। अब ऋणात्मक सहसंबंध, इसका ठीक विपरीत, पहली चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि घटे, या पहली चर राशि के घटने से दूसरी चर राशि बढ़े, तो कौन सा तब उन दोनों चर राशियों के बीच जो संबंध होगा वह कैसा होगा, ऋणात्मक सहसंबंध होगा। ऋणात्मक सहसंबंध, इनमें इसका उदाहरण जैसे आप ले सकते हैं कि जो जैसे बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, जो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो रिजल्ट आता है, मतलब परीक्षा में जो प्रतिशत उनका रिजल्ट आएगा वह कम आता है। ऐसा अक्सर नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही होता है। जैसे कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो अधिक बोलते हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। यानी पहली जो बहिर्मुखी है वह तो अधिक है, उसका बोलने का तरीका, बोलता अधिक है लेकिन काम कम करता है, ऐसा ही होता है। तो उन दोनों के बीचों में जो सहसंबंध होगा वह कैसा होगा, ऋणात्मक सहसंबंध होगा। फिर अगला है शून्य सहसंबंध। शून्य सहसंबंध में जैसे 2 चर राशि है लेकिन किसी भी चर राशि का, चाहे पहली चर राशि या दूसरी चर राशि का, दूसरी चर राशि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यदि कोई मान लीजिए बाहरा व्यक्ति है, उसके सामने चाहे हिंदी गाना बजाओ, चाहे भोजपुरी गाना बजाओ, चाहे डीजे बैंड बजाओ, कुछ भी बजाओ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पहली चर राशि का दूसरी चर राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उन दोनों के बीच जो सहसंबंध होगा वह कैसा होगा, शून्य सहसंबंध। इसका और भी जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए आप आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आपका प्रतिशत यानी रिजल्ट कैसा होगा, यदि आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है तो आपका रिजल्ट कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी मानसिक योग्यता देखी जाएगी आपके रिजल्ट में, ना कि आपके पास कितना पैसा है, कितना धन दौलत, ये सब नहीं देखा जाएगा। हालांकि आज के डेट में जिनके पास पैसा अधिक होता है उनका रिजल्ट अच्छा आता है क्योंकि वो घूस वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ ईमानदारी की बात हो रही है। तो शून्य सहसंबंध वैसा होगा जब 2 चर राशियों में किसी एक चर राशि का दूसरी चर राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन दोनों चर राशियों के बीच जो सहसंबंध होता है उसे कहा जाता है शून्य सहसंबंध। ठीक, तो ये रहा मात्रात्मक या संख्यात्मक सहसंबंध के 3 प्रकार। अब देखेंगे गुणात्मक सहसंबंध। गुणात्मक सहसंबंध में पहला है रेखात्मक सहसंबंध। रेखात्मक सहसंबंध, इसका मतलब ये है जैसे
यदि इनके बीच ग्राफ खींचा जाए तो लगभग एक रेखा की तरह प्राप्त होगा। जैसे कि ये मान लीजिए आयु है और ये लंबाई, इस तरह से लंबाई, जैसे जिस तरह से आपकी आयु बढ़ती है उसी तरह से आपकी लंबाई भी बढ़ती है। तो ये इन दोनों आयु और लंबाई के बीच जो सहसंबंध हुआ वह कैसा होगा? रेखात्मक सहसंबंध। क्योंकि इनका यदि ग्राफ खींचा जाए तो इनका जो ग्राफ प्राप्त होगा वह एक सरल रेखा की तरह होगा। जैसे जैसे आपकी आयु में वृद्धि होगी वैसे वैसे आपकी लंबाई में भी वृद्धि होगी। ये इसका उदाहरण है, इसे कहा जाता है इन दोनों के बीच जो सहसंबंध होगा उसे कहा जाएगा रेखात्मक सहसंबंध। और ये है वक्रात्मक सहसंबंध। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ काफी दिनों तक, जैसे मान लीजिए दो चल राशि है उनमें कुछ समय तक धनात्मक सहसंबंध होगा, फिर उसके बाद ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। जैसे इसका ग्राफ यदि खींचा जाए कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। यहाँ तक मान लीजिए धनात्मक सहसंबंध होगा और फिर एक निश्चित बिंदु के बाद यहाँ से फिर जो सहसंबंध होगा वह ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। जैसे यदि इसका उदाहरण ले तो हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सुनने की क्षमता या देखने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक, वहां तक तो आपके बीच धनात्मक सहसंबंध हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता या याद रखने की क्षमता, इन सब में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। लेकिन एक निश्चित समय तक ही ऐसा होता है, फिर उसके बाद हमारी आयु तो बढ़ती रहेगी लेकिन हमारी देखने की जो कैपेसिटी है या फिर सुनने की या हमारी याददाश्त जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। आयु बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे सुनने की क्षमता या देखने की क्षमता सब कम होने लगती है। पहले तो साथ ही साथ बढ़ रही थी, यहाँ तक धनात्मक सहसंबंध रहा, फिर एक निश्चित बिंदु के साथ घटना प्रारंभ हुई, वहां से ऋणात्मक सहसंबंध हो गया। तो ऐसे सहसंबंध को कहा जाता है वक्रात्मक सहसंबंध। यदि संक्षेप में देखा जाए तो दो चल राशियों के बीच ऐसा सहसंबंध जो कुछ एक निश्चित बिंदु तक धनात्मक होता है फिर उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है तो उसे कहा जाता है वक्रात्मक सहसंबंध। तो ये रहे सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के दो प्रकार होते हैं, फिर उन दोनों के एक का 3 प्रकार और एक का 2 प्रकार। अब देखेंगे सहसंबंध की गणना। सहसंबंध की गणना, इसकी गणना करने की विधि में हम लोग को 2 विधि पढ़ना है। एक है स्थान क्रम विधि, और दूसरा है प्रोडक्ट मोमेंट विधि। तो अभी हम लोग इस वीडियो में केवल स्थान क्रम विधि की चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोडक्ट मोमेंट विधि के बारे में। तो केवल स्थान क्रम विधि के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसको स्पीयरमैन की विधि भी कहा जाता है। स्पीयरमैन विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज, स्थान क्रम विधि की खोज स्पीयरमैन, प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन, इनका पूरा नाम था प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन। इस स्थान क्रम विधि की गणना प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने ही की थी, इसलिए इस विधि को स्पीयरमैन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि 2 या 2 से अधिक चल राशियों में घटनाओं में व्यक्तियों आदि में जो सहसंबंध की मात्रा होती है उसी को कहा जाता है स्थान क्रम, उसी को मतलब गणना की जाती है स्थान क्रम विधि द्वारा। 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या घटनाओं आदि में किस हद तक यानी किस मात्रा तक सहसंबंध है उसका गणना स्थान क्रम विधि द्वारा की जाती है, ऐसा स्पीयरमैन ने कहा था। इसकी कुछ विशेष गुण हैं स्थान क्रम विधि के।
इसका गुण ये है कि इसकी जो गणना वो काफी सरल है, सरल और सुगम है। इसकी गणना काफी सरल और सुगम है, और इसमें जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको उनकी अपेक्षा जो क्रम होता है उनको ही अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब जो वास्तविक संख्या होती है उनकी शुद्धता से कोई लेना देना नहीं होता है। जो स्थान क्रम जो निकाला जाता है, अभी जब उदाहरण के थ्रू समझेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे हवा में थोड़ा कम समझ में आएगा। तो जो रैंक निकाला जाएगा उसका अधिक प्रभाव पड़ता है अपेक्षाकृत उसके जो वास्तविक संख्याएं रहेंगी, और इसमें समय कम लगता है थोड़ा। और इसमें दोष क्या है, दोष जो इसमें गुण था वही, जैसे कि इसमें वास्तविक संख्याओं को महत्व नहीं दिया जाता है। वास्तविक प्राप्तांक संख्याएं जो रहेंगी उनको महत्व नहीं दिया जाता है। और इसका जो मान आता है, इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मान आता है वो प्रोडक्ट मोमेंट विधि द्वारा, हालांकि अभी तो उसके बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट मोमेंट विधि के द्वारा जो R की गणना होती है वहां उसको R से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी अपेक्षा जो इसका मान आता है वो कम शुद्ध आता है, कम विश्वसनीय आता है। ये सब इसके क्या है, दोष हैं। अब इसके द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे ज्ञात किया जाता है सहसंबंध गुणांक। स्थान क्रम विधि द्वारा स्थान क्रम विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना। गुणांक की गणना देखेंगे। इसके एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट दिया है। अब यक्स टेस्ट, दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10 12 13। ये प्रश्न दिया है, सॉरी अभी एक और दिया होगा वाई टेस्ट। ये दिया है 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15। ये सब्जेक्ट है, ये यक्स टेस्ट वाई टेस्ट, इतना प्रश्न में दिया है। अब इसका क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे। रैंक यानी R1 इसका यक्स टेस्ट का, क्या लिख दें यक्स टेस्ट, और दूसरा वाई टेस्ट। R2। अब R1 में क्या करेंगे, इसमें ये यक्स टेस्ट का R1 निकाला जा रहा है, यानी इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या को स्थान क्रम जो देंगे वह 1 देंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या 13 है, तो 13 के सीध में लिखेंगे R1 वाले कॉलम में 1। फिर अब 13 से देखेंगे इससे छोटी कौन सी संख्या है, तो इससे छोटी संख्या कितना है 12 है, तो 12 के सीध में इसका क्रम 2। फिर 12 से छोटी संख्या 10 है, 10 का क्रम
3। अब फिर उससे छोटी 9, 9 के सीध में 4, 8, 5, 7, 6, ये 5, सॉरी ये 6 और ये 7 नंबर, ये 8, 9, 10। सबसे बड़ी संख्या 13 थी, इसलिए इसके सीध में 1 लिखा गया। इससे छोटी संख्या 12, 12 के सीध में 2। यानी बड़ी संख्या से जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे स्थान क्रम की संख्या जो होती रहेगी वह बढ़ती जाएगी। अब ये यस टेस्ट पूरा हुआ। अब वाई टेस्ट में देखेंगे। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 15 इसमें 1, फिर इससे 15 से छोटी संख्या 14, 2, इससे छोटी 12, 3, इससे छोटा 11, 4, 5, 6। सीरियल से, ये जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में सीरियल से ही देगा, इसमें लेकिन सीरियल से 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि सबसे छोटी संख्या 4 है तो 4 के सीध में कितना आया 10। अब नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वह होगा डी। डी बराबर मतलब R1 माइनस R2। यानी 10 माइनस 10 बराबर 0, 9 माइनस 9 बराबर 0, 8 माइनस 8 बराबर 0, 7 माइनस 7 बराबर 0, 6 माइनस 6 बराबर 0, 5 माइनस 5 बराबर 0, 4 माइनस 4 बराबर 0, 3 माइनस 3 बराबर 0, 2 माइनस 2 बराबर 0, 1 माइनस 1 बराबर 0। अब नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो है डी स्क्वायर। इसमें तो सब सेम ही था R1 R2, इसलिए 0 0 आता गया, इसलिए तो आसान हो गया। यहाँ भी सब इसका वर्ग करेंगे 0 0 का तो 0 0 ही हो जाएगा। और इसका जो सॉल्व करने का फार्मूला है वह है P बराबर 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपान n, जहाँ P है, P का मतलब स्पीयरमैन विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना, और सिग्मा डी बराबर पदों के अंतरों का कुल योग, और n बराबर आवृत्तियों की संख्या, सॉरी प्राप्तांकों की संख्या। तो इसमें प्राप्तांकों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n बराबर 10। और सिग्मा डी स्क्वायर वाला कॉलम ये है, इसको जोड़ेंगे, सिग्मा का मतलब योग होता ही है, सिग्मा डी स्क्वायर, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। अब इसको फार्मूले पर रख देंगे, यानी यहाँ 0 फार्मूले पर रखेंगे, P बराबर 1 माइनस, सॉरी यहाँ P बराबर 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपान n, ये है। तो यहाँ पर अब फार्मूले पर रख देंगे 1 माइनस 6 गुणे सिग्मा डी स्क्वायर जगह पर 0 बटा n बराबर 10, 1 माइनस इसमें यहाँ 0 हो जाएगा बटा 10, P बराबर 0 में 10 से भाग देंगे कितना होगा 0 हो जाएगा, यानी P बराबर 1। यहाँ सहसंबंध कितना आया 1, यानी x टेस्ट और y टेस्ट के बीच में जो सहसंबंध की मात्रा वो कितना है 1 है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट और x टेस्ट y टेस्ट ये दोनों दिया रहेगा, फिर उसके बाद R1 ज्ञात कर लेंगे। R1 ज्ञात करने के लिए x टेस्ट में देखेंगे, यानी पहले वाले टेस्ट में R1 यानी फर्स्ट जो रहेगा उसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या में जो स्थान देंगे वो 1 नंबर पर देंगे, फिर उससे छोटी को 2 नंबर, उससे छोटी को 3 नंबर, उससे छोटी को 4 नंबर, ऐसे देते जाएंगे। यानी जितने सब्जेक्ट रहेंगे उतने में ही ये जो स्थान क्रम आएगा वो उतने में ही आएगा। ये 11 रहा होता तो यहाँ 11 तक यहाँ संख्याएं जाती। तो फिर इसको ज्ञात करने के बाद फिर इसको ज्ञात कर लेंगे R2, फिर D बराबर ज्ञात करेंगे R1 माइनस R2। इस वाले में से इसको घटा देंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इस फार्मूले में रख देंगे, तब वो आ जाएगा सहसंबंध गुणांक। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो काफी सरल था।
नेक्स्ट वाला देखिए सब्जेक्ट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब्जेक्ट दिया है। और यस टेस्ट 56 41 25 29 52 29 52 57 45 48 25 29, ये यस टेस्ट दिया है। और वाई टेस्ट दिया है 40 32 35 40 32 35 38 41 36 34 37 33 37। ये रहा प्रश्न। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यह टेस्ट इसका R1 निकालेंगे। फिर उसके बाद निकालेंगे वाई टेस्ट R2। ठीक, अब इसमें R1 में इसमें इसका मतलब R1 से सिर्फ यस टेस्ट से ही लेंगे। अब यस टेस्ट में देखेंगे सबसे अधिक बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें 57 है। सबसे बड़ी संख्या 57 को स्थान देंगे पहला। ठीक, सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी उसका स्थान पहले नंबर पर, 57 को 1 नंबर। अब इससे छोटी संख्या देखेंगे कौन सी है। इससे छोटी संख्या कौन है 56 है, तो 56 का कौन सा स्थान रहेगा दूसरा। अब 56 से छोटी देखिए कौन सी संख्या है। 56 से छोटी 52 है। ठीक, तो 52 को कौन सा स्थान 3 नंबर, 1 2 3 नंबर। अब 52 से छोटी देखेंगे, 52 से छोटी है 48। 48 को कौन सा नंबर 4 नंबर। अब 48 से छोटी 45, 45 का नंबर 5। ठीक, अब 45 से छोटी देखेंगे 41, 41 को 6 नंबर। 41 से छोटी 41 के बाद 29 आएगा। 29 लेकिन कितनी बार है 2 बार है, यानी जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 6 तक तो हो चुका है, 7 और 8, यानी एक को 7 नंबर देते एक को 8 नंबर देते। लेकिन दोनों संख्याएं एक बराबर ही हैं, तो 7 और 8 के बीच वाली संख्या लेंगे। कवर दोनों को करेगा, 7 और 8 को दोनों को कवर करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच की संख्या लेंगे। इन दोनों के बीच 7 8 के बीच कितना लेंगे 7.5। तो यहाँ भी 7.5 और यहाँ भी 7.5। क्यों 7.5 लिया गया, क्योंकि ये 29 29 2 बार है और ये संख्याएं हमको 10 बार में कवर करना है, यानी 10 होना चाहिए। साथ साथ दोनों को दे देंगे तो 10 नहीं हो पाएंगी ये संख्याएं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो 10 है, तो रैंक जो आएगा वो भी 10 तक ही कवर होना चाहिए। तो इसका इन दोनों का बीच की वाली संख्या को लिखेंगे, वो भी दोनों पर 7.5 और 7.5। अब 29 से छोटी संख्या कौन सी है 25 है। 25 भी 2 बार है, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब बचा कौन सा 8 तक तो कवर हो चुका है, 7 8 यही कवर हो चुका है। बचा क्या है 9 और 10। अब 9 और 10 के बीच वाली संख्या ले लेंगे। 9 और 10 के बीच की संख्या क्या होगा 9.5, तो 9.5 यहाँ भी लिखेंगे और 9.5 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक, अब आगे देखेंगे R2। अब R2 में वाई टेस्ट वाला देखेंगे। अब वाई टेस्ट में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 41 है, तो 41 को कौन सा नंबर 1 नंबर। ठीक, अब 41 से नीचे 40,
40 का नंबर 2। अब 40 से छोटा 38 है, एक ही बार है, 38 का नंबर 3। अब 38 से छोटा 37, 37 कितनी बार है, 2 बार है, 37 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और नंबर 3 तक कवर हो चुका है। बचा क्या है, अब 4 5, एक को हमें 4 देना है, एक को 5 देना है। अब ये दोनों संख्याएं चूंकि एक समान है तो इनमें दोनों संख्याओं की बीच वाली संख्या को रखेंगे 4.5 और यहाँ भी 4.5। 37 हो चुका। अब 37 से छोटी संख्या 36 और 36 एक ही बार है, 5 तक कवर हो चुका है। 5 की अगली संख्या क्या है, 6। अब 36 से छोटी संख्या देखिए, 36 से छोटा 35, 35 एक ही बार है, 6 के बाद 7 नंबर इसको। अब 35 से छोटा 34, 34 एक ही बार है और इसका नंबर कितना होगा, 8। 34 से छोटा 33, 33 का नंबर 9, चूंकि 8 तक हो चुका था, बचा केवल 10 और सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी, 32, 32 का नंबर 10। अब यहाँ d बराबर R1 माइनस R2। अब यहाँ से 2 में से 2 घटाएंगे, 2 माइनस 2 बराबर 0, 6 माइनस 10 बराबर -4, 9.5 माइनस 7 बराबर 2.5, 7.5 माइनस 3 बराबर 4.5, 4.5, 3 माइनस 1 बराबर 2, 1 माइनस 6 बराबर -5, 5 माइनस 8 बराबर -3, 4 माइनस 4.5 बराबर -0.5, 9.5 माइनस 9 बराबर 0.5, 7.5 माइनस 4.5 बराबर 3.5, सॉरी 3। अब यहाँ से d स्क्वायर अगला कॉलम। अब ये जो संख्याएं हैं इनका क्या करना है, वर्ग कर देना है। 0 का वर्ग करेंगे 0, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, चूंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे। फिर 2.5 का करेंगे तो 25 का 625 होता है, 6.25। 45 का करेंगे 20 25 होगा। 45 का करेंगे, सॉरी 4.5 का करेंगे 20.25 होगा। अब 2 का करेंगे 2 दूना 4, यहाँ 0 0 लिख देते हैं, जोड़ने में थोड़ा आसानी लगेगी। अब यहाँ 5 का करेंगे 5 बचे 25, 3 का करेंगे 3 त्रिका 9, 0.5 का करेंगे तो कितना होगा 0.25, यहाँ भी 0.25 और उसका 3 त्रिका 9। अब यहाँ जो आएगा वो आएगा सिग्मा d स्क्वायर। जोड़ लीजिए, 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 शून्य हाथ में है 2, 2 2 4, 2 6 2 8, 8 2 10, 10 शून्य हाथ में 1, 6 6 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 9 30, 30 9 39, 39 से 40, 40 से शून्य हाथ में है 4, 2 2 4 1 5, 5 4 9, यानी 90 आएगा क्या, सिग्मा d स्क्वायर। अब फार्मूला इसका है p बराबर 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n। यहाँ सिग्मा d स्क्वायर कितना आया है 90 और n बराबर इसकी संख्या कितनी सब्जेक्ट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैलकुलेशन कर दीजिए, p बराबर 1 माइनस 6 गुणे यहाँ 90 बटा
सॉरी n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। पिछले वाले फार्मूले में सारा n ही रख दिए थे, वहाँ n स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, क्योंकि वहाँ उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी इसलिए याद नहीं आया। लेकिन इसका फार्मूला p बराबर 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहाँ n के स्थान पर 10 ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस यहाँ 6 गुणे 90 बटा 10 गुणे 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 100 में से घटाएंगे 99। यहाँ से काट दीजिए जो कट सकता है, 6 से 3 से काट दिए, 3 दूना 6, यहाँ 33 यहाँ 99, फिर 2 से 2 एक नंबर 2 पंचे 10। 1 माइनस यहाँ से और भी कर सकता है, 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5, 5 40, 18 ठीक, 18 बटा 33। अब 33 से 18 में भाग दे देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव लेंगे 0, 5 बार ले जाएंगे, 3 पचे 15, 15 के 5 हाथ में 1, 3 पचे 15, 15 16, यहाँ 5, यहाँ बचा 7, 1 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 2 हाथ में 1, 3 चौक 12 13, 8 1 0, फिर 0, फिर वही 5 4 आता रहेगा, तो 1 माइनस 0.54 बराबर 1.00 में से घटाएंगे 0.54, 6 यहाँ आएगा, बचा यहाँ 9 में से 5 4, 0.46। यही आएगा क्या, सहसंबंध गुणांक। इन सब्जेक्टों के बीच में एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के इनकी जो सहसंबंध की मात्रा है वो कितना है, 0.46। तो सेम वही जैसे पहले निकाला गया था वैसे इसमें भी, उसके लिए माफी चाहते हैं जो वहाँ फार्मूला गलत लिखा गया था, सही कर लीजिएगा। और अगला एक और सवाल देखते हैं। सब्जेक्ट दिया है A B C D E F G, बस एक्स टेस्ट बाईस 27 32, 22 27 32, 37 32 25, 25 23 और वाई टेस्ट 37 32 34, 35 39, 40 43। ये प्रश्न दिया है, अब इसका नेक्स्ट कॉलम वही बनेगा एक्स टेस्ट का R1 और अगला बनेगा वाई टेस्ट R2। अब इसमें देखेंगे कि एक्स टेस्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन है, 37 है। 37 का नंबर 1 जो सबसे अधिक बड़ी रहेगी उसको एक नंबर पर रखेंगे 37। अब 37 से छोटी संख्या कौन है, 37 से छोटी देखें तो 32 है, और 32 आया कितनी बार है, 2 बार। अब इसका 2 स्थान कवर करना है, यानी 2 और 3 दोनों को कवर करना है, तो 2.5 लिखेंगे, 2.5। अब 32 से छोटी संख्या कौन सी है, 32 से छोटी 27। 27 का नंबर यहाँ चूंकि 3 तक तो कवर हो चुका है, 1 2 3 तक कवर हो चुका है, 3 से आगे वाली संख्या 4,
ठीक, अब 27 एक ही बार आया था चूंकि, इसलिए 4 नंबर दे दिया गया। अब 27 से छोटी देखेंगे तो 27 से छोटी 25, 25 का नंबर एक ही बार आया है, इसलिए इसका नंबर 5। अब 25 से छोटी 23, 23 का नंबर 6 और 23 से छोटा सबसे छोटा यानी 22 है, इसका नंबर 7। अब सब्जेक्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 ये भी 7, यानी सही है अभी तक का। अब इसके आगे वाई टेस्ट में देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 43, 43 को 1 नंबर पर रखेंगे। 43 से छोटा 40, 40 को 2 नंबर पर, फिर 40 से छोटा 39, 39 3 नंबर, 39 से छोटा 37, 37 का नंबर 4, 37 से छोटा 35, 35 5, 35 से छोटा 34 6 और 32 7। नेक्स्ट कॉलम बनेगा R1 माइनस R2, ये डी है। घटा दीजिए, 7 माइनस 4 बराबर 3, 4 माइनस 7 बराबर -3, 2.5 माइनस 6 बराबर 3.5, ठीक, 1 माइनस 5 बराबर -4, 2.5 माइनस 3 बराबर 0.5, 5 माइनस 2 बराबर 3, 6 माइनस 1 बराबर 5। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 3 का करेंगे 9, 3.5 का करेंगे 5 25 25, 3 6 6 3 4 12 12.25 होगा। 4 का करेंगे 4 4 16, 0.5 का करेंगे 0.25, 3 का 3 त्रिक का 9, फिर 5 का करेंगे 5 5 25। जोड़ दीजिए, 5 5 10, 10 के शून्य होते हैं 1, 2 2 4 4 1 5, आगे 9 9 9 9 18, 18 2 20 20 6 26, 26 9 35, 35 5 40, 40 के शून्य होते हैं 4, 2 3 4 4 4 8, 80.50। अब p बराबर 1 माइनस 6 गुणे सिग्मा डी स्क्वायर अपान n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, 80.50 और जो n है यानी इसकी संख्या कितनी हो तो है 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 1 माइनस 6 गुणे 80.50 बटा n के स्थान पर 7 गुणे 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से 50 माइनस 1, ठीक, 1 माइनस 6 गुणे 80.50 बटा 7 गुणे 48। अब यहाँ से जो कर सके उसको काट दीजिए, 6 थे 48, और फिर 8 से अगर काटेंगे तो 2 से काटिए, 2 चौका 8, इधर हो जाएगा 40.25, 1 माइनस 40.25 बटा 7 28, भाग दे देंगे 40.25 भागे 28, एक बार जाएगी, जाएगा 2 1 12, अब तो जाएगी नहीं, आप 10 लगाएंगे, 2 4 12, 4 बार ले जाए, 8 चौक 32, 32 के 2 होते हैं 3, 2 चौका 8, 8 3 11, 0 1, और फिर 5 उतारेंगे, 3 बार ले जाएंगे, 8 3 24, 24 के 4 हाथ में 2, 2 3 6 6 2 8, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ 2, ऐसे जाता रहेगा, इतना ही ले लेते हैं और 1 माइनस 1.43,
हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -0.43 ये क्या आंसर है। इस तरह से इसका यक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का निकाला गया सहसंबंधी गुणांक। तो आज हम लोग देखें कि स्थान क्रम विधि द्वारा यानी स्पीगरमैन की स्थान क्रम विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोडक्ट मोमेंट विधि द्वारा स्थान क्रम लाभ विधि द्वारा स्थान क्रम सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।